साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आइस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है इट इज़ नॉट एज इफ दिस कोर्ट अप्रूव्ड ऑफ एडल्ट्री। साथियों आप सबको ये ज्ञात है कि जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जब आया था तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 आईपीसी को अल्ट्रा वायरस कर दिया था, जिसका अभिप्राय ये है कि अगर कोई मैरिड कपल एडल्ट्री में है तो ये एक सिविल रॉन्ग हो सकता है, एक मॉरल रॉन्ग हो सकता है, बट किसी भी रूप में उन्हें एज़ पर लॉ प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और एज़ पर लॉ उन्हें पनिश भी नहीं किया जा सकता। साथियों जो रिसेंट क्लैरिफिकेशन आया है, क्या इससे ये सेक्शन वापस से रिव्यू हो गया है? क्या हमें वापस से कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के अध्याय में, आज के चैप्टर में। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके राइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो छोटी सी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट चलता आ रहा है और जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक आज़ादी फील कर रहे हैं, तो क्या ये जजमेंट क्या उस आज़ादी को छीन लेगा या हमारी जो फ्रीडम्स एज पर लॉ है उसको ये कर्टेल कर लेगा? तो क्या है इस जजमेंट का अभिप्राय और क्यों इसे प्रोनाउंस करना पड़ा, ये सब मैं खुल के डिस्कस करने वाला हूँ। आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि अगर आप जब भी ऐसी किसी मुसीबत में फंसेंगे तो वहाँ पर आपको मिसगाइड नहीं होना है। ये जजमेंट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और अगर किसी समस्या में आप हैं तो उस समस्या का समाधान भी आप इस जजमेंट से प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो समस्या आपके लिव इन से या आपके एडल्ट्री से और उसके कॉन्सिक्वेंटल सर्विस मैटर से जुड़ी हुई है। तो क्लियर है? चलिए साथियों इस मामले में क्या था, सबसे पहले अपन बात करते हैं बैकग्राउंड की। क्योंकि देखो जब तक हमें इतिहास नहीं पता तब तक मंदिर के अगर हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन ही बेकार है। तो पहले इतिहास मालूम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। साथियों आप सब जानते हैं कि आर्मी एक्ट के संबंध में आर्मी की ट्रिब्यूनल्स जो है बनी हुई है। अगर कोई आर्मी का ऑफिशियल कोई इनलीगल एक्ट करता है या कोई अनबिकमिंग एक्ट करता है या कोई सिविल रॉन्ग करता है तो इनके पास पावर है उसे पनिश करने के लिए, और खासकर जो पनिशमेंट है इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन ये काफ़ी इनके स्ट्रिक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो आर्मी ऑफिसर्स थे, इन्होंने एडिटर्स एक्ट जो है परफॉर्म करा और इनके विरुद्ध जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हुई और अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने उन इंक्वायरी को ख़त्म कर दिया, ये कहते हुए कि जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अगर एक्ट एडल्ट्रियस है देन इट वुड बी नॉट बी एन ऑफेंस। जबकि इनके इनबिल्ट सेक्शन है आर्मी एक्ट के जो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि आर्मी ऑफिशियल है जो कि मोरल रॉन्ग कर रहा है या अनबिकमिंग एक्ट कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस करना पड़ा। क्लियर हो गया? ये जजमेंट जो है उसका डेट है 31 जनवरी 2023, जिसमें जज साहब थे KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस A बोस, जस्टिस H रॉय, जस्टिस CT रवि कुमार। क्लियर है? तो 5 बेंच ने मिलकर ये जो है फैसला करें और खासकर इसमें जो है कंसर्न किया गया है सेक्शन 45 और सेक्शन 63 आर्मी एक्ट को, और इसके अलावा जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो बेसिक जजमेंट है उसको भी जो है कंसिडर किया गया है, और इसके अलावा एम्बिट क्या है आर्टिकल 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भी जो है कंसिडर किया गया है। और जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या कोर्ट ने एडिटरी को अप्रूव कर दिया है, इसको भी जो है यहाँ पर कंसिडर किया गया है। साथियों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन जो है फाइल की गई थी, जिसको जो है अलाउड किया गया। यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था इस अर्जी को फाइल करने का? टू सीक द क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन क्या था? दैट पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ डिस्टिंक्ट क्लास, एनी अडल्टरस एक्ट बाय सच पर्सन शुड बी अलाउड टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 और 63 ऑफ द आर्मी एक्ट, कॉमा करके सेक्शन 45 और 65 ऑफ द एयरफोर्स एक्ट and section 54 subclause 2 or section 74 of the Navy Act being the special legislation and considering the requirement of disciplinary action concerning the discharge of the duty। तो कुल मिला के ये जो एक्ट हैं ये प्रोवाइड करते हैं पनिशमेंट की, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो या इलीगल एक्ट कर रहे हो या अनबिकमिंग एक्ट कर रहे हो या करेक्टर का जो है ब्रीच आउट कर रहे हो
तो उस संदर्भ में आपके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेपरेट क्लास बना रहा है और सेपरेट उनके लिए कानून है, तो क्या ये जनरल कानून जो था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेक्शन 497 आईपीसी अब ऑफेंस नहीं होगा, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी उस पर पड़ेगा? क्या अब जो आर्मी ऑफिसर्स हैं अगर ये एडिटरी परफॉर्म करते हैं तो क्या इनके विरुद्ध कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, और क्या इनको जेल भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? क्लियर हो गया? यहाँ पर कुल मिला के बात थी कि जो जजमेंट है जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसका हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए। अब साथियों यहाँ पर प्राइमरी किए गए रीज़न क्या थे टू सीक द क्लेरिफिकेशन? इनका कहना यह है, इट इज़ अ केस ऑफ द एप्लीकेंट दैट दिस कोर्ट अनडाउटली proceeded to find section 497 of the IPC as unconstitutional, being the violation of article 14, 50 and 21 of Constitution of India. However, it is a case of the applicant that officer of armed force are subject to statutory provisions like Army Act, Navy Act and Air Force Act. तो क्या इसके बावजूद भी उन पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बस इतनी सी बात थी। सबसे पहले इन्होंने चर्चा करी आर्टिकल 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि पावर कन्फर करता है पार्लियामेंट को टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू द आर्म फोर्सेस। क्या कहता है ये? पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमिन टू व्हाट extend any of right conferred by this part shall in their application to the member of armed forces and the member of forces charged with the maintenance of public order, person employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counterintelligence, person employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau or organization, and be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। तो कुल मिला के एक आर्टिकल 33 जो है अपवाद है, मतलब संविधान में कुछ बातों के होते हुए भी जो एक पर्टिकुलर पार्ट है ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि कुछ लॉ को मॉडिफाई भी कर सकती है और उनकी एप्लीकेशन लागू करनी है या नहीं करनी है इसको भी जो है वो गवर्न कर सकती है। इट इज़ अ केस ऑफ द एप्लीकेंट दैट, ये क्या लिखा है उन्होंने कि इम्प्रेशन हैज़ बिन जनरेटेड एंड इट्स शॉर्ट that in the light of judgment of which the clarification is short, nothing more would survive even if a case is made out otherwise under the relevant provision of the act in question। कुल मिला के बात ये थी कि अगर वो जो निर्णय आपका है उसको हम फॉलो कर लेते हैं अक्षरशः, तो कुल मिला के जो इन एक्ट की मूलभूत भावना थी जिसके लिए ये बनाए गए थे वो कम्प्लीटली ही डिटोरेट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर जोर दिया गया सेक्शन 45 आर्मी एक्ट के ऊपर, सेक्शन 69 आर्मी एक्ट पे, सेक्शन 63 आर्मी एक्ट पे। ये कुल मिला के बात ये कहते हैं कि अगर कोई एक्ट है जो अनबिकमिंग है तो उसके लिए कंसर्न जो आर्मी ऑफिसर है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। कुल मिला के बात मोटी मोटी ये है कि जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है ये इनकी जो कार्रवाई है उसमें अड़ आ रहा था और ये कहता है कि अगर एक्ट एडिटर्स भी है तो इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा आर्मी ऑफिसर्स जो है ले रहे थे। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि स्थितियाँ को हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक बार जजमेंट प्रोनाउंस हो गया तो हो गया, और आज इस समय में एक ट्रेंड बन चुका है कि मिसलेनियस अर्जियाँ फाइल करो, कोर्ट से बार बार जो है क्लेरिफिकेशन मांगो। पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही सेक्शन 497 आईपीसी को हमने ख़त्म कर दिया है तो उस सिनेरियो में ऑफेंस तो नहीं है, आप उसको जेल तो नहीं भेज सकते हो, बट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्मी एक्ट और अदर एक्ट जो आपके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन है उसके तहत डिसिप्लिनरी एक्शन जो है ले सकते हो। तो कुल मिला के हमको बात समझ में आती है कि अगर हम एक आम आदमी इस देश के हैं जो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है वो अभी भी लिविंग को कंटिन्यू कर सकता है या एडिटर सेट को कंटिन्यू कर सकता है। इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस, बट ये एक मोरल रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है। तो उसके लिए आपकी वाइफ या काउंटर पार्टी जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? बट आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन दायर नहीं हो सकता। और सिमिलरली अगर आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं तो आप जेल तो नहीं जाएंगे, बट अगर इन कानून में कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस की बात है या कोई सीरियस एक्शन की बात है तो उस सिनेरियो में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है और ये पर्टिकुलर न्यायिक दृष्टांत जो है आपको सेव नहीं कर सकता है। कुल मिला के जजमेंट जो है आम इंसान को अफेक्ट नहीं कर रहा है, केवल और केवल उन व्यक्तियों को अफेक्ट कर रहा है जो आर्म फोर्स या उससे जो अलाइड सर्विसेज है उनका हिस्सा है, कि अगर वो एडिटर्स एक्ट कर रहे हैं तो ये अनबिकमिंग एक्ट है, ये एक इमोरल एक्ट है। इस सिनेरियो में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 23 में ये स्थितियाँ भी जो है काफ़ी स्पष्ट कर दी है। कोर्ट का ये कहना है, The court had no occasion whatsoever to consider the effect of the provision of the act in question. In fact, we may notice that it is not as if this court approved the adultery. Adultery still be a civil wrong or a moral wrong.
तो कुल मिला के अगर मॉरल रॉन्ग है तो उसके लिए रेमेडी सिविल कानून में है, पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है अब भी लाई नहीं करेगा। तो कुल मिला के अगर हम एक प्राइवेट पर्सन हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमारे स्पेशल कानून में ऐसी स्थिति है कि अगर आप एडिटर्स एक्ट करते हैं या अनबिकमिंग एक्ट कर रहे हैं जिसके तहत आप पर मॉरल टर्पिट्यूड के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, तो वहाँ पर केवल और केवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, स्टिल आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो कुल मिला के टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा, इससे कंसेप्चुअली आपको इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथियों, ऐसी ही जानकारियां तुरंत प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।